हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिए गए इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हाउ मैनी चीताज विल बोत्सवाना डोनेट टू इंडिया? बोत्सवाना भारत को कितने चीते भेंट करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 8। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में ही बोत्सवाना द्वारा चीताज हैंडओवर किए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में इनको लाया जाएगा। फिलहाल इन्हें मोकोलोदी नेचर रिजर्व में रखा गया है, क्वारंटाइन फैसिलिटी में, ठीक है, ताकि किसी भी तरह की समस्या इनके साथ हो, कोई डिजीज़ हो तो बिल्कुल एकदम अच्छे से फिट करके इन्हें भारत भेजा जाए। तो टोटल 8 चीता भारत में आने वाले हैं बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट चीता के तहत ये पहल की गई है। आप सब जानते हैं कि भारत में चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट चीता के तहत। सितंबर 2022 में 8 चीता नामीबिया से आए थे, कूनो नेशनल पार्क में। उसके बाद फिर 12 चीता आए थे साउथ अफ्रीका से फरवरी 2023 में। प्रेसिडेंट मुर्मू इससे पहले अंगोला भी गई, ठीक है। तो 2 अफ्रीकन नेशंस की विजिट पर थी ये, अंगोला और बोत्सवाना। द पार्टनरशिप बिटवीन NIPL एंड बेनिफिट एम्स टू इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? NIPL और बेनिफिट के बीच साझेदारी का उद्देश्य किन 2 देशों के बीच वास्तविक समय सीमा पार प्रेषण को सक्षम करना है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बहरीन। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL, जो कि इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की, इन्होंने एक MOU साइन किया है बेनिफिट के साथ, जो कि बहरीन की फिनटेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंपनी है, ताकि इंडिया और बहरीन के बीच में जो रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेज हैं उन्हें इनेबल किया जा सके। तो इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है यानी कि UPI, वो बहरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, खास करके फावरी प्लस सर्विस, ठीक है, तो इसके साथ कनेक्ट होगा, जिससे दोनों ही कंट्रीज़ इंस्टेंटली मनी सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। Which organization has adopted the world's first global ethical standards on न्यूरोटेक्नोलॉजी? किस संगठन ने न्यूरो टेक्नोलॉजी पर दुनिया के पहले वैश्विक नैतिक मानकों को अपनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड के फर्स्ट जो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित, उन्हें अडॉप्ट किया है। जो प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन की जो कंसर्न रहती है, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के एथिकल स्टैंडर्ड्स अपनाए गए हैं न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Axis Max Life Insurance Limited has entered into a strategic partnership with which global institution to expand access to life insurance in India? Axis Max Life Insurance Limited ने भारत में जीवन बीमा तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस वैश्विक संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है IFC। तो देखिए, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। बाकी IFC की अगर हम बात करें, इसने 285 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट की है, ताकि जो एक्सिस मैक्स लाइफ के जो एक्सपेंशन है भारत में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित, उसे बढ़ावा मिल सके। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC में है।
मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है उसके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है IFC। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद NMDC एनर्जी फॉर कोऑपरेशन इन ऑन शोर प्रोजेक्ट्स इन सऊदी अरबिया। किस कंपनी ने सऊदी अरब में तटवर्ती परियोजनाओं में सहयोग के लिए NMDC एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है NMDC एनर्जी के साथ, ताकि जो ऑन शोर प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरब में उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके, जिसमें ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग है, रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पाइपलाइन है, स्टोरेज टर्मिनल्स हैं, एनर्जी ट्रांजिशन है। और एडीपैक 2025 जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस इवेंट है जो कि आबू धाबी में हुई है, इसी दौरान ये MOU साइन किया गया है। फिनटेक मेजर फोन पे हैज़ पार्टनर विद विच AI कंपनी टू ब्रिंग ChatGPT फीचर्स टू इट्स यूजर्स। फिनटेक प्रमुख फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए ChatGPT सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किस AI कंपनी की साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, OpenAI। तो फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है OpenAI के साथ, ताकि ChatGPT फीचर्स को भी भारत में फ़ोनपे की ऐप में आप देख पाएँ। तो फ़ोनपे में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको फ़ोनपे में भी आप जो है कोई जानकारी आपको चाहिए फाइनेंस से संबंधित, तो आप वहीं के वहीं देख सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का आपको बिल की जानकारी चाहिए तो वो देख सकते हैं। शॉपिंग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वहीं पर फ़ोनपे ऐप में ही देख सकते हैं। इस तरह से UBS Securities has projected India's real GDP growth for financial year 27 at what rate? UBS Securities ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6.4%। तो UBS Securities ने इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है वो 6.4% बताई है फाइनेंशियल 27 के लिए, और फाइनेंशियल 28 के लिए 6.5% ये रहेगी। UBS एक स्विस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स ज्यूरिक एंड बेसल में है, स्विट्जरलैंड में। बाकी मूडीज रेटिंग्स ने इंडिया की इकोनॉमी बताई है कि 6.5% से ग्रो करेगी 2027 तक। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन? निर्यात संवर्धन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 25,060 करोड़ रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को अप्रूव कर दिया है, जिसका टोटल बजट 25,060 करोड़ रुपए है 6 फाइनेंशियल ईयर के लिए, या 6 ईयर के लिए आप समझिए अप्रूव किया गया है। आप जानते हैं कि हाई टैरिफ्स लगाए गए हैं जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगा इस मिशन के लिए। तो 2 सब स्कीम्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहला है निर्यात प्रोत्साहन जिसमें 10,441 करोड़ रुपए हैं, और दूसरा निर्यात दिशा जिसमें 14,659 करोड़ रुपए हैं। तो US ने 50% का टैरिफ लगा हुआ है इंडियन गुड्स पे 27 अगस्त से ही, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम करने के लिए। तो निर्यात प्रोत्साहन जो पहली स्कीम है इसमें क्या होगा, जो फाइनेंस की सुविधा दी जाएगी सरकार द्वारा, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट में थोड़ी छूट दी जाएगी, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग कोलेट्रल गारंटी दी जाएगी, क्रेडिट कार्ड्स फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट, इस तरह की छोटी छोटी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनके ऊपर बर्डन कम पड़ सके। दूसरा है निर्यात दिशा, तो ये नॉन फाइनेंशियल सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड कंप्लायंस सपोर्ट, असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, इस तरह की सुविधाएं। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील? विशिष्ट इस्पात के लिए PLI योजना का कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6,322 करोड़ रुपए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3rd राउंड PLI 1.2 लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील के लिए। यूनियन कैबिनेट द्वारा इसको अप्रूव किया गया था जुलाई 2021 में, और टोटल आउटले इसकी है 6,322 करोड़ रुपए। तो इसका मकसद है जो हाई वैल्यू हाई ग्रेड स्टील है उसके प्रोडक्शन को इंक्रेज करना भारत में, जिसे यूज़ किया जाता है डिफेंस में, एरोस्पेस में, एनर्जी में, ऑटोमोबाइल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब तक PLI स्कीम 13,874 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर चुकी है। The newly launched PLI 1.2 round is aimed at attracting fresh investment in advanced and emerging categories such as super alloy, CRGO steel, stainless steel, long and flat production, titanium alloys and coated steels, materials that are essential for next generation industrial and defense applications. Indigo has signed an MOU for a code share partnership with which airline? Indigo ने किस एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, चाइना सदर्न एयरलाइंस। तो इंडिगो ने MOU साइन किया है चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ कोड शेयर पार्टनरशिप के लिए, और
इससे पहले हमने देखा था कि इंडिगो ने दिल्ली गुआंगझो फ्लाइट भी लॉन्च की है, मतलब भारत से अब चाइना की दोबारा फिर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है, कोलकाता से जाती है गुआंगझो के लिए। कोड शेयर एग्रीमेंट क्या है, जैसे एक फ़्लाइट है इंडिगो, दूसरा है चाइना सदर्न एयरलाइन, तो चाइना सदर्न एयरलाइन भी जो है ना अपने ही फ़्लाइट नंबर पर इंडिगो में बुकिंग जो है बुक कर सकती है, मतलब अपनी ओर से किसी को अगर इंडिगो में बुकिंग करनी है तो चाइना सदर्न एयरलाइन से भी कर सकती है, क्योंकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। ठीक है, अपना ही नंबर देगा और फ्लाइट नंबर देगा, पर बुकिंग आपकी इंडिगो में हो जाएगी। साथ ही 1.1 सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आकाशा एयर के साथ टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड ओमनी चैनल कॉन्टैक्ट सेंटर एज अ सर्विस सॉल्यूशन। DP World has signed an MOU with which Indian Port Authority to enhance maritime infrastructure. DP World ने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी। डीपी वर्ल्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोचीन पोर्ट अथॉरिटी के साथ, ताकि कोची में स्थित वल्लरपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पर कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज को इनहेंस किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। बोथ पार्टीज विल कोलैबोरेट टू डेवलप एडवांस कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज एट कोचीन पोर्ट. This includes enhancing maritime infrastructure to support future vessel requirements at DP World Terminal at Cochin with support from the government. एक और इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, पोर्ट से संबंधित वीओ चिदम्बरम पोर्ट तूतीकुरिन में जो है इसे ग्रीन विजनरी पोर्ट से सम्मानित किया गया है इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में। Larsen and Toubro has partnered with which US based company to manufacture male RPAS in India? लार्सन एंड टुब्रो ने भारत में मेल आरपीएस के निर्माण के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स। लार्सन एंड टुब्रो और यूएस बेस्ड जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की जिसके जरिए भारत में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को मैन्युफैक्चर करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो एल&टी और प्राइम बीडर रहने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अपकमिंग 87 मेल आरपीएस प्रोग्राम है उसके लिए, और ये जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर कार्य करेगी। द फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड IISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? किस संस्थान की फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला को भारतीय मानक ब्यूरो से IISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, इन्होंने ISO 9001 2015 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित है, ISO 14001 2015 जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम संबंधित है, ISO 14001 2018 जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। Who inaugurated the National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery Mechanism? कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म को इनोग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। नालसा द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और कई तरह के टॉपिक्स पर यहाँ पर चर्चा है, जैसे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, पैनल लॉयर्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, परमानेंट लोक अदालत और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस का, उससे संबंधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला inaugurated the 22nd annual conference of the Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 3 in which city? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोहिमा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 22वां एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 को इनोग्रेट किया है कोहिमा, नागालैंड में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा पॉलिसी, प्रोग्रेस एंड पीपल, लेजिस्लेचर्स एज कैटलिस्ट ऑफ चेंज। इसके सब थीम्स रहे रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स इन अचीविंग विकसित भारत, climate change in the light of recent cloudbursts and landslides in parts of the northeast region. The World Peace Prayer Festival was held in which city? विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है थिम्पू।
तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, इन्होंने वर्ल्ड पीस प्रेयर फेस्टिवल को अटेंड किया है थिम्पू, जो कि भूटान की कैपिटल है। 16 दिन तक ये फेस्टिवल चला है और वर्ल्ड में पीस बनी रही इससे संबंधित यहाँ पर प्रेयर्स की गई हैं। जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ पर ह्यूमैनिटी आए, इससे संबंधित रहा है। Which two organizations signed an MOU for installing solar power plants along the Delhi सहारनपुर देहरादून हाईवे? दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है सेकी एंड एनएचएआई। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेकी एंड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके जरिए ये जो दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे है जो फेज 1 में तैयार हो रहा है, इसका जो एलिवेटेड पोर्शन है वहां पर सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करेंगे। द ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर जुलाई टू सितंबर 2025 इंक्रीज टू व्हाट परसेंट? जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान समग्र श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत तक रही? राइट आंसर ऑप्शन सी है 55.1%। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो 55.1% रही जुलाई सितंबर 2025 के बीच में। इससे पहले वाले क्वार्टर में 55% थी, है ना, जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, इसमें भी इंक्रीज देखने के मिला है। अप्रैल जून में 13.4 था और अब जुलाई सितंबर में 13.7% रहा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर पर्सन एज्ड 15 एंड अबव, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। 52.2% रहा है जुलाई सितंबर 2025 के बीच में, जबकि अप्रैल से जून के बीच में 52% था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 साल या उससे ऊपर के लोगों के बीच में डिक्लाइन हुआ है। जुलाई सितंबर 2025 के बीच में 5.2% रहा, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 5.4% था। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनएसओ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट आवर स्केल वैनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम ऑफ 3 मेगावाट आवर कैपेसिटी एट विच प्लेस? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली मेगावाट आर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्रेटर नोएडा। मनोहर लाल जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, इन्होंने इंडिया लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम ऑफ 3 मेगावाट और कैपेसिटी इनोग्रेट की है। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और ये जो वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है ये एक अल्टरनेटिव है जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज यूज करते हैं उसका। विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी ड्यूरिंग 6th नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल, इन्होंने 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स के विनर्स घोषित किए हैं दिल्ली में। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत था। इन्होंने 46 विनर्स के नाम घोषित किए हैं, जॉइंट विनर्स भी इसमें रहे हैं। और ये 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं साल 2024 के लिए 10 कैटेगरीज में, जैसे बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट स्कूल और कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर अंडर यूजर एसोसिएशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट सिविल सोसाइटी, बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है बेस्ट स्टेट, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर गुजरात, फिर हरियाणा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ईस्ट जोन में राजनांदगांव, वेस्ट जोन में खरगोन, नॉर्थ जोन में मिर्जापुर, साउथ जोन में तिरुनेलवेली, नॉर्थ ईस्ट जोन में सिपाही जिला। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी नवी मुंबई, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल एंड कॉलेज IIT गुजरात और ICR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा। आउटसाइड कैंपस कैटेगरी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एंड रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बेरहामपुर सर्कल उड़ीसा। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन में वेटाईकरनपुदुर कैनाल ओडायकुलम विलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु। बेस्ट सिविल सोसाइटी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड गुजरात। बेस्ट विलेज पंचायत डुबिगनीपल्ली अनामया आंध्र प्रदेश और पयाम कन्नूर केरल। बेस्ट इंडस्ट्री अपोलो टायर्स लिमिटेड कांचीपुरम तमिलनाडु। बेस्ट स्कूल और कॉलेज कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ एंड आर्मी पुलिस स्कूल कोलकाता वेस्ट बंगाल।
Which state is the focus state for this year's India International Trade Fair IITF? इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF के लिए कौन सा राज्य फोकस राज्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड। देखिए 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में शुरू हो चुका है। इस साल इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार ये पार्टनर स्टेट्स हैं इस ट्रेड फेयर के लिए। वहीं झारखंड फोकस स्टेट है। 12 कंट्रीज जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, चाइना, ईरान, साउथ कोरिया, इजिप्ट है, ये भी इस 14 दिन तक चलने वाली इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेयर वॉज द 30th CII पार्टनरशिप समिट हेल्ड? 30वां CII भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन, इन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट का 30th एडिशन इनोग्रेट किया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। इस समिट का थीम रहा है टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसी समिट के दौरान ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है आंध्र प्रदेश में। 1995 से ही ये CII पार्टनरशिप समिट एनुअली आयोजित की जा रही है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक्सरसाइज गरुड़ 25 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस का जो एयरफोर्स है जिसे हम कहते हैं फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स, इसके साथ गरुड़ 25 जो कि एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है, इसके 8th एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है मॉन डे मार्सन, फ्रांस में। और जो इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट है उसकी ओर से Su-30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है इस अभ्यास में। अंबाजी मार्बल विच रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग इज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? अंबाजी मार्बल जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। अंबाजी मार्बल जो कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पाया जाता है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हिस्ट्री जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है। इन्होंने ये GI टैग दिया है अंबाजी मार्बल स्क्वेरी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट को। अंबाजी मार्बल अपनी मिल्की वाइट कलर, ड्यूरेबिलिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। भारत में तो कई सारे कंस्ट्रक्शंस इससे बने ही हैं, विदेशों में भी बने हैं, जैसे मियामी में टेम्पल बना है, लॉस एंजलिस में, बोस्टन में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में। यहाँ पर जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो इसी मार्बल से बने हैं। GI रजिस्ट्रेशन का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। और अस्तित्व में कब आए? 15 सितंबर 2003 को। दार्जिलिंग टी ये फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारे देश से जिसे GI टैग मिला था 2004-05 में। और GI रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से इसको रिन्यू किया जाता है अगले 10 साल के लिए। व्हेन इज नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नवंबर 16। तो 16 नवंबर को भारत नेशनल प्रेस डे मनाता है। और ये क्यों मनाते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना इस दिन 1966 में अंडर इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965। फिर ये जो 1965 का एक्ट है इसको रिपील कर दिया गया था 1975 में और नया एक्ट इनेक्ट किया गया, ठीक है। और उसके जरिए जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 1979 में। विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद BHEL ऑर्गेनाइज द इंटर PSU गुणवत्ता मंथन? BHEL के साथ किस संगठन ने अंतर PSU गुणवत्ता मंथन का आयोजन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंटर PSU गुणवत्ता मंथन ऑर्गेनाइज किया है अपने हेडक्वार्टर्स में न्यू दिल्ली में। और जो भी पार्टिसिपेटिंग PSUs हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और जो इनिशिएटिव्स उनके द्वारा लिए गए हैं, 6 सिग्मा, लीन, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, डिजिटल ऑटोमेशन, सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनके बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। चेयरपर्सन QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जैक्से शाह हैं।
वेयर वॉज द 13th इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हेल्ड? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है गैंगटॉक। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसका 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया है गैंगटॉक सिक्किम में, और इसको इनोग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। इस मौके पर सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, और जो अष्टलक्ष्मी ऑफ इंडिया है, जो 8 नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, और वहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये मार्ट सेलिब्रेट किया जाता है या आयोजित किया जाता है। द टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर हैज साइंड MOU with which institution for joint technical collaboration in telecom technologies? दूरसंचार इंजीनियरिंग के तहत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में संयुक्त तकनीकी सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि जॉइंट स्टडीज रिसर्च और जो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन है एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी संबंधित उससे पर कोलैबोरेट कर सकें। एक और एमओयू देखते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने एग्रीमेंट साइन किया है NAM इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम सॉल्यूशन है उसको जॉइंटली डेवलप किया जा सके। बानस डेयरी एंड विच एजेंसी साइंड MOU टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई क्वालिटी सीड पोटैटोज? बानस डेयरी और किस एजेंसी ने उच्च गुणवत्ता वाले बीज आलू का उत्पादन और वितरण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड। बानस डेयरी जो कि अमूल और एशिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव डेयरी का एक हिस्सा है, और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है ताकि हाई क्वालिटी सीड पोटैटोज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। द पार्टनरशिप एम्स टू एस्टैब्लिश एन कॉम्प्रिहेंसिव seed to market potato value chain that ensures the production of certified disease free seed potatoes while promoting scientific cultivation methods, contract farming arrangement and efficient market linkages. Ministry of Defense has inked a contract with which company for the procurement of INVAR anti-tank missiles at the total cost of rupees 2095.70 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने 2095.70 करोड़ रुपए की लागत से INVAR एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके जरिए इनवार एंटी टैंक मिसाइल्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोक्योर करेगा BDL से। टोटल कॉस्ट 2095.70 करोड़ रुपए रहने वाली है। और जो हमारा ये टैंक T90 है, ठीक है, तो यहाँ इससे यूज किए जाएंगे इस एंटी टैंक मिसाइल को, इनवार एंटी टैंक मिसाइल्स को। हु इनॉग्रेटेड द रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज इवेंट इन यशोभूमि न्यू दिल्ली? यशोभूमि नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन ने रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज इवेंट को इनॉग्रेट किया है यशोभूमि न्यू दिल्ली में। रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल नेटवर्क है 1.4 बिलियन प्रोफेशनल कम्युनिटी का, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, जहाँ पर भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उससे संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने का कार्य करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरमेंट हो, पीस बिल्डिंग हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। वेयर वॉज अ स्ट्रेटेजिक साइबर एक्सरसाइज फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज होस्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों के लिए रणनीतिक साइबर अभ्यास का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के साथ मिलकर स्ट्रेटजी साइबर एक्सरसाइज फॉर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आयोजित किया है, और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज इंक्लूड रही न्यू दिल्ली में। इंडिया एंड नेपाल exchanged a letter of exchange amending the protocol to the transit treaty. Which two places will benefit from improved rail freight movement due to the signing of this agreement? भारत और नेपाल ने
पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए एक विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से किन दो स्थानों के बीच रेल माल ढुलाई में सुधार होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जोगपानी इंडिया एंड विराटनगर नेपाल। तो इंडिया और नेपाल ने लेटर ऑफ एक्सचेंज जो है साइन किया है। किससे संबंधित? प्रोटोकॉल टू द ट्रांजिट ट्रीटी, इसमें अमेंडमेंट किया है। ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। तो इससे जो रेल बेस्ड फ्रेट है, जो माल ढुलाई होती है रेल के जरिए, जोगबानी इंडिया और विराटनगर नेपाल, इसके बीच में काफी इजीली ये माल ढुलाई हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दिए दोनों वीडियोस अपलोड हैं, देख लीजिएगा, काफी मेहनत से बनाई गई है। एक तो वेरियस रेस्क्यू ऑपरेशन जो इंडियन आर्मी या फिर इंटरनेशनल मिलिट्री द्वारा किए गए हैं 2025 में, कंप्लीट लिस्ट है। और दूसरा है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेले जाएंगे अगले 2035 तक का कवर किया है इस वीडियो में, तो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इजीली। विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल? किस संगठन ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी की? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का 3rd एडिशन होस्ट किया गया यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू दिल्ली में। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इसके चीफ गेस्ट रहे हैं। जैसे वेल नोन ऑथर्स जो रहे हैं, जो बुक्स इंडिया की मिलिट्री हेरिटेज और हिस्ट्री संबंधित है, उन बुक्स को डिस्कस किया गया। इसमें कई सारे सेशंस भी है जिनका टाइटल ऑपरेशन सिंदूर, द वार इंडिया फॉरगेट, कंटेस्टेड पार्टीशंस, टसल्स ओवर तिब्बत, बीएसएफ एंड बांग्लादेश, उद्भव, टेमिंग एंड वेव्स, मिलिट्री बायोग्राफीज, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटजी, इन सब पर फोकस रहा। एंडेश्री, who recently passed away, was a renowned poet and lyricist। तो एंडेश्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध पोएट थे, लिरिसिस्ट थे। तो जाने माने पोएट एंड लिरिसिस्ट अंडेश्री, अंडे येलन्ना इनका नाम है, जो तेलंगाना का स्टेट सॉन्ग है जय जय है तेलंगाना, उसके ऑथर हैं। इनका निधन हो गया 64 की एज में। जाने माने नागा पॉलिटिशियन और 5 टाइम एमएलए इमकोंग एल इमचिन, इनका भी निधन हो गया। वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस कमिनी कौशन, इनका भी निधन हो गया। वेटरेस एक्टर एंड सिंगर सुलक्षणा पंडित, इनका भी निधन हो गया। जानी मानी इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी सलुमरदा थिमक्का, इनका भी निधन हो गया 114 साल की एज में। ये कब चर्चा में आई थी? जब उन्होंने 885 बनियान ट्रीज को प्लांट किया था 4.5 किलोमीटर स्ट्रेच हुलीकल और कुदुर के बीच में, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। पद्मश्री ने 2019 में मिला, और भी कई सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स ऑफर्स क्रेडिट गारंटी कवरेज टू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्सटेंडिंग एडिशनल क्रेडिट अप टू व्हाट अमाउंट? निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना सदस्य ऋण संस्थानों को कितनी राशि तक अतिरिक्त ऋण देने के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 20,000 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके जरिए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रोवाइड किया जाता है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा, जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें, ताकि वो एडिशनल 20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं जो भी एलिजिबल एक्सपोर्टर्स हैं, इंक्लूडिंग एमएसएमई। देखिए, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ पैसा देते हैं एमएसएमईज को उनके बिजनेस के लिए, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। पर क्या गारंटी है कि वो पैसा वापस हो जाएगा? हो सकता है उनका पैसा डूब जाए। तो सरकार गारंटी देती है उन बैंक्स को कि हम गारंटी दे रहे हैं, आपको 100% आपका पैसा वापस देंगे, पर आप एक बार उन्हें क्रेडिट तो दीजिए। तो वही यहाँ पर है, जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, ये गारंटी दे रही है कि आप एडिशनल 20,000 करोड़ रुपए और दीजिए एमएसएमईज को, एक्सपोर्टर्स को, और हम गारंटी देते हैं इस चीज की। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा, ठीक है। एडिशनल क्रेडिट दिया जाएगा यहाँ पर। एक मैनेजमेंट कमेटी भी फॉर्म की गई है सेक्रेटरी डीएफएस के तहत, इस स्कीम की प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए। एक्सपोर्टर्स का जो है भारतीय इकोनॉमी में काफी योगदान है, 21% ऑफ जीडीपी इनका योगदान रहा है जो एक्सपोर्ट्स भारत से होता है। When is the World AMR Awareness Week observed annually? विश्व AMR जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 18 to 24 नवंबर। देखिए, वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है। साल 2025 में वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक का थीम है एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट अवर प्रेजेंट, सिक्योर अवर फ्यूचर। AMR की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स ये ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं और मेडिसिन्स
जो आप ले रहे हैं उनको उनको कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते, यानी कि जो आप मेडिसिन जिनके लिए ले रहे हैं, ठीक है, उनका कोई असर ही नहीं होता है। मतलब इस लेवल तक पहुंच चुका है वो, एक रेजिस्टेंस बना दिया है इन सब ने, जो भी वायरस बैक्टीरिया है ऐसा रेजिस्टेंस बना दिया है कि इन पर मेडिसिन का कोई असर ही नहीं होता है। तो वैसी बात है, फिर बॉडी को तकलीफ होनी स्वाभाविक है, और डिजीज और फैलती जाती है, और इलनेस काफ़ी बढ़ती जाती है, इवन डेथ तक पहुंच जाती है जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब ये इस सिचुएशन आ जाती है कि एंटीबायोटिक असर करना ही छोड़ देती है। Which state has become the first state in the country to implement the amended BharatNet scheme? कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। पंजाब पहला राज्य बन गया हमारे देश में जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है पूरे राज्य में। अब इससे हमारे देश की किसी भी लोकेशन से, जो हमारा ये पंजाब है, ठीक है, और कहीं की भी लोकेशन मॉनिटर की जा सकती है लाइव। भारत नेट स्कीम का मकसद है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए जितने भी हमारे देश में ग्राम पंचायत हैं, हाउस होल्ड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फेज वाइज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। व्हाट इज इंडियाज लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग 1995 टू 2024? भारत की दीर्घकालिक जलवायु जोखिम सूचकांक रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9th। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 से पब्लिश किया गया है ग्रीन वॉच द्वारा। कब? COP30 हुई है हाल ही में बेलेम ब्राजील में, इसी दौरान। तो इसमें 6 इंडिकेटर्स पर कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं, फैटेलिटीज भी हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी शामिल हैं। तो ग्लोबली 8.32 लाख लाइव्स ये लॉस्ट हो गई हैं 1995 से 2024 के बीच में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण, जिनमें से केवल भारत में ही 80,000 मौतें हुई हैं, लगभग 9.6% ऑफ ग्लोबल नंबर। अगर हम मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें लॉन्ग टर्म रैंकिंग में, जो हमने यहाँ पर देखा था ना लॉन्ग टर्म 1995 टू 2024, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है डोमिनिका, उसके बाद फिर म्यांमार है, फिर होंडुरस है। चाइना 11वें नंबर पर है, पाकिस्तान 15वें नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स 18th नंबर पर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 9th पोजीशन पर है लॉन्ग टर्म रैंकिंग में। अगर हम केवल 2024 में बात करें तो भारत 15वें नंबर पर है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इन 2024, तो यहाँ भारत 30वें नंबर पर है, बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद। Which country will host the COP32 in 2027? 2027 में COP32 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूथोपिया। तो यूथोपिया जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP32 है, जो 2027 में होने वाली है, 32वां एडिशन होगा ये, यूथोपिया इसको होस्ट करेगा अपनी कैपिटल सिटी अदिस अबाबा में। ऐसा अनाउंस किया गया है बेलेम ब्राजील में, जहाँ पर COP30 मीटिंग चल रही है। हालांकि COP30 फर्स्ट कहाँ होगी अभी भी अनडिसाइडेड है। अच्छा, जो ये COP मीटिंग है ये रोटेशनल बेसिस पर होती है, 5 UN डेजिग्नेटेड जोग्राफिकल रीजन्स के बीच में रोटेट होती रहती है इसकी प्रेसिडेंसी। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। इंडिया ने भी अपना इंटेंशन दिखाया है, भारत भी होस्ट करना चाहता है COP33 को, यानी कि यूथोपिया के बाद होस्ट करना चाहता है 2028 में। और अगर ऐसा हुआ दूसरी बार होगा जब भारत COP को होस्ट करेगा। इससे पहले 2002 में की थी भारत ने COP8 न्यू दिल्ली में होस्ट। COP गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1992 में साइन हुई थी। Who has been appointed as the first ever women secretary general of UN tourism? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शेखा नसीर अल नोवाइस। तो एमिरेट बोर्न डिप्लोमेट, यानी कि UAE की हैं, और इनका नाम है शेखा नसीर अल नोवाइस। ये फर्स्ट एवर वेमेन बनी है जो UN टूरिज्म की सेक्रेटरी जनरल बनाई गई हैं। UN टूरिज्म की पिछले 50 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। हाल ही में सेगोविया स्पेन में 123rd UN टूरिज्म एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेशन हुआ, वहाँ पर इनके नाम पर टप्पा लगाया गया। 2026 जनवरी से ये अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगी 4 साल के टर्म के लिए, 2026 से 2029 के लिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टूरिज्म।
अच्छा, जो यूएन टूरिज्म है इसका हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है। वेयर वॉज हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेटेड विद इंडियाज फाइनेंशियल असिस्टेंस। भारत की वित्तीय सहायता से हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मालदीव्स। तो मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू और इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने जॉइंटली हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है, जो कि भारतीय फाइनेंशियल असिस्टेंस द्वारा कंप्लीट हुआ है हाधालू अटोल में। 800 मिलियन यूएस की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने इशू की थी एक्सिम बैंक के जरिए 2019 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएसएल, द न्यू सब्सिडरी ऑफ एनपीसीआई? एनपीसीआई की नई सहायक कंपनी एनटीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में हुआ। इसके दौरान नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपनी एक नई सब्सिडरी की एस्टेब्लिशमेंट की है जिसका नाम है एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड एनटीएसएल। ये फोर्थ सब्सिडरी है एनपीसीआई की। इसके अलावा एनपीसीआई बीम सर्विसेज लिमिटेड, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी रही है। एनपीसीआई है जो हमारा भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई इसको ऑपरेट करता है। हु वॉन द आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल इन दोहा कतर? दोहा कतर में आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुपमा रामचंद्रन। भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने हांगकांग के एनजी ओनयी को हराकर आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है दोहा कतर में, और ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर 15 रेड क्राउन जीता है। Who received the Manorama Newsmaker Award 2024 from Vice President of India सीपी राधाकृष्णन? भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मनोरमा न्यूज़मेकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुरेश गोपी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने हाल ही में मनोरमा न्यूज़मेकर अवार्ड 2024 सेरेमनी को संबोधित किया है जो कि न्यू दिल्ली में हुई। इसके चीफ गेस्ट थे ये। इस दौरान इन्होंने सुरेश गोपी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेस्ट फॉर टूरिज्म एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, ठीक है, इन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया है, इसी अवार्ड से सम्मानित किया है। जो ये वाला अवार्ड है ना आपका मनोरमा न्यूज़मेकर अवार्ड, इससे सम्मानित किया है। वेयर वॉज द एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2025 कंडक्टेड? वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2025 ये ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया। इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी जो है कई सारी इनकी मीटिंग्स हुई हैं। हु रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है WHO। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 12 नवंबर को। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने केवल 21% रिडक्शन किया है नए केसेस में, 28% रिडक्शन किया है डेथ्स में टीबी के कारण जो हुए हैं 2015-2024 के बीच में, और भारत ने जो लक्ष्य रखा 2025 तक टीबी को एंड करने का, उसके कहीं भी करीब भारत नहीं दिख रहा है। यानी कि 50% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस एंड 75% रिडक्शन इन टीबी डेथ, ये कहीं होते दिख नहीं रहा है। 2024 में भारत में 27.1 लाख केसेस और 3 लाख से ज़्यादा डेथ्स देखने के लिए मिली है टीबी की, ठीक है, और हाईएस्ट एवर 26.18 लाख केसेस भारत ने डायग्नोस किए हैं 2024 में ही। टीबी किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है और बॉडी पार्ट्स को भी करता है, पर लंग्स को ज़्यादा करता है। टीबी एयर से स्प्रेड होता है जब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल खांसता है, छींकता है, बोलता है, और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। Which of the following minerals is not among the 4 listed for royalty rate changes? निम्नलिखित से कौन सा खनिज रॉयल्टी दर परिवर्तन के लिए सूचीबद्ध 4 खनिजों में से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है लिथियम। यूनियन कैबिनेट ने 4 क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम, इनके जो रॉयल्टी रेट्स हैं इनमें बदलाव किया है। रॉयल्टी रेट्स आप समझते हैं, जैसे कहीं पर माइंस हैं, अब माइंस की खुदाई करनी है, वहाँ से इन मिनरल्स को निकालना है, तो कंपनी निकालना चाहती है तो कंपनी सरकार को रॉयल्टी देती है, कुछ पैसा देती है उसे निकालने के लिए। अब अगर सरकार बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है तो कंपनी नहीं निकालेगी, भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट थोड़ा ठीक ठाक रहने चाहिए,
कमी रहनी चाहिए, तभी कंपनी उसमें इंटरेस्टेड रहती हैं और भारत अपनी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो यहीं से ही पूरी कर पाएगा। ठीक है, तो चेंज किया है और ये चारों ही मिनरल्स ऐसे हैं जो ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंडिजिनियस प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इम्पोर्ट्स पे जो हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करना है। तो रॉयल्टी रेट ग्रेफाइट का इसमें दिया गया है, जिसमें 80% या इससे ज़्यादा फिक्स कार्बन है उसको 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस रखा गया है। इसी तरह से ग्रेफाइट का रखा गया है, सीजियम, रुबिडियम। ये नहीं आपको पढ़ने, केवल ये 4 मिनरल्स याद रखिएगा जिनके बारे में बात हो रही है। ग्रेफाइट एक क्रूशियल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में यूज़ किया जाता है। जिरकोनियम को न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। सीजियम हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ किया जाता है, खास करके एटॉमिक क्लॉक्स, जीपीएस सिस्टम में। रोबीडियम को हम ग्लासेस में यूज़ करते हैं, स्पेशलिटी ग्लासेस, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होता है। What is the name of the new AI-based locking monitoring system of Indian Railways aimed at enhancing the safety of freight trains? मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे की नई एआई आधारित लॉकिंग मॉनिटरिंग प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दृष्टि। इंडियन रेलवेज जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेगा ताकि जो फ्रेट ट्रेन हैं, जो मालगाड़ियां हैं, उनकी सेफ्टी बढ़ सके। इसने एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम है दृष्टि। तो जो ट्रेडिशनल मैनुअल चेक है उसको ये घटा देगा, जो व्यक्ति द्वारा चेक किए जाते हैं। ठीक है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी होता है। न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। Which state approved the prohibition of polygamy bill 2025 to ban the practice of polygamy? किस राज्य ने बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम। तो असम कैबिनेट ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को अप्रूव कर दिया, जिसके जरिए जो पॉलीगामी की प्रैक्टिस है उसको बैन कर दिया गया है राज्य में। तो 7 साल की जेल होगी अगर कोई पॉलीगामी में एंगेज पाया जाता है, 10 साल यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ, 10 साल की सजा होगी अगर कोई अपनी प्रीवियस मैरिज को छुपाता है। बाकी एबेटर्स इंक्लूडिंग काजीज, प्रीस्ट, गार्जियंस, ये 2 साल की इम्प्रिजमेंट इन्हें होगी, मतलब जो इस तरह की शादी कराते हैं। Unique Identification Authority of India (UIDAI) has signed an agreement with which firm to enhance adoption of mandatory biometric update among children. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बच्चों के बीच अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है बिहेवियर इनसाइट्स। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने एग्रीमेंट साइन किया है बिहेवियर इनसाइट्स लिमिटेड के साथ, जो कि एक रिसर्च कंसल्टेंसी है, ताकि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट को एडॉप्ट किया जा सके चिल्ड्रंस के बीच में। तो जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, 5 साल से और 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके बीच में। UIDAI के CEO हैं भुवनेश कुमार। Which IT has developed India's first quantum diamond microscope under the नेशनल क्वांटम मिशन? किस आईटी ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत पी क्वेस्ट ग्रुप IIT बॉम्बे, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के लिए। न्यूरो साइंस और मटेरियल्स रिसर्च में इसकी काफ़ी उपयोगिता है। QDM developed by PQuest Group led by Professor Kasturi Saab based on nitrogen vacancy centers in diamond represent a powerful platform for three-dimensional magnetic field imaging at a nanoscale. Which country has been elected as the member of UNESCO MAP Council for 2025-2029? किस देश को 2025-2029 के लिए यूनेस्को मैप परिषद का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ओमान। ओमान मेंबर बनाया गया है यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल का 2025-2029 के बीच के लिए। ये डिसीजन लिया गया 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। मैप प्रोग्राम की यूनेस्को से संबंधित है ये, और 34 मेंबर स्टेट्स की एक काउंसिल होती है जो इसे गवर्न करती है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन 19 नवंबर 2025? 19 नवंबर 2025 को विश्व शौचालय दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। UN वाटर ऑफिशियल कन्वीनर है वर्ल्ड टॉयलेट डे का।
ऑफिशियल थीम वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 का है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड और स्लोगन है वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 इसे संबंधित है ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. Where was the Asian Seed Congress 2025 inaugurated? एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। तो एशियन सीड कांग्रेस 2025 को इनोग्रेट किया गया है मुंबई में यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इस साल एशियन सीड कांग्रेस का थीम रहा सोइंग द सीड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी थ्रू क्वालिटी सीड्स। The Government of India granted geographical indication registration for which communities two traditional musical instruments, Tungbuk and Pumtong Pulit। भारत सरकार ने किस समुदाय के दो पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमंगटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लेप्चा कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्रेशन दिए हैं जो लेप्चा कम्युनिटी है सिक्किम की। तो इनके दो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक तो है तुंगबुक एक है पुमतोंग पुलित। इन दोनों को ही जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। तुंगबुक 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और जबकि पुमतोंग पुलित ये एक बैम्बू फ्लूट है। विच बीचेस इन ओडिशा अर्न द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 2025-26? ओडिशा के किन समुद्री तटों ने 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन अर्जित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सोनापुर एंड पुरी। सोनापुर एंड पुरी बीचेस ये उड़ीसा में है। इन्हें फिर से इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है 2025-26 के लिए। सोनापुर बीच गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, इसे लगातार तीसरे साल ये टैग प्राप्त हुआ है। वहीं गोल्डन बीच पुरी में इसे लगातार 7वें साल ये टैग प्राप्त हुआ है। ये इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है और ये बताता है कि जिन बीचेस को ये टैग दिया जा रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं उनके साथ अडेयर करते हैं। ऑल टुगेदर 13 बीचेस अक्रॉस इंडिया रिकॉग्नाइज किए गए हैं 2025-26 में। इनमें से 12 को फुली अवॉर्डेड किया गया है और एक कंडीशनली अवॉर्डेड किया गया है, एडन बीच पुडुचेरी। Which life insurance company has partnered with Muthoot Microfinance Limited to expand insurance access? किस जीवन बीमा कंपनी ने बीमा पहुंच का विस्तार करने के लिए मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के साथ ताकि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज को भारत भर में और एक्सपेंड किया जा सके। जो अंडर सर्व्ड मार्केट्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उन्हें फोकस किया जाए। द कोलैबोरेशन विल लेवरेज मुथूट माइक्रोफिन्स एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क। तो आप जानते होंगे मुथूट का तो ब्रांच नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो उसी का फायदा लेगी एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। What are preferred who are preferred to as data fiduciaries under the Digital Personal Data Protection Framework? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे के तहत किसे डेटा फिड्यूसरीज कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है एंटिटीज हैंडलिंग पर्सनल डेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है 13 नवंबर 2025 को। इससे अब जो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है ये फुली ऑपरेशनल हो गया है। पार्लियामेंट द्वारा 11 अगस्त 2023 को इसको इनेक्ट किया गया था और डिजिटल पर्सनल डेटा को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए उससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ये इसमें दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो ड्यूटीज़ हैं या राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के, जिन्हें हम डेटा प्रिंसिपल्स कहते हैं, और जो डाटा फिड्यूसरीज हैं जो हमारा डेटा अपने पास रखती हैं, ठीक है, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं वो भी इसमें डिफाइन किया गया है। और इसमें सरल डिज़ाइन को फॉलो करते हैं। सरल मतलब सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल एंड एक्शनेबल। 7 कोर प्रिंसिपल्स हैं इसके: कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पर्पस लिमिटेशन, डेटा मिनिमाइजेशन, एक्यूरेसी, स्टोर लिमिटेशन, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। 18 मंथ फेस कंप्लायंस टाइमलाइन दी गई है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप 18 मंथ में पूरी तरह से इसे कंप्लायंस कीजिए। डीपीडीपी फ्रेमवर्क रेनफोर्सेस द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सेस, करेक्ट, अपडेट और इरेज देयर पर्सनल डेटा। अपने पर्सनल डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और अनदर पर्सन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं आपके बिहाफ पर। डेटा फिड्यूसरीज मस्ट रिस्पॉन्ड टू ऑल सच रिक्वेस्ट विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज।
19 दिन के अंदर अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है उन्हें फुलफिल करना होगा डेटा फिडुसियरीज के द्वारा। अच्छा, जो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी इसमें बनाया गया है, एक फ्री डिजिटल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये कार्य करेगा। जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर कंप्लेंट्स उन्हें फाइल कर सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए। जो अपील्स हैं इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल टीटी सेट में फाइल कर सकते हैं। डेटा ब्रीच होने पर पेनल्टी भी लगेगी। वायलेशन ऑफ ड्यूटीज बाय डेटा प्रिंसिपल विल बी पनिशेबल विद अ पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10,000। और अगर पेनल्टीज आपके अलग अलग तरह से हुए, जैसे 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी होगी, नॉन फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन है तो 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी होगी। फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस, तो ये उनके लिए जो कंपनीज है जो डेटा हैंडल करती है। 2023 एक्ट ने सेक्शन 81J को भी अमेंड किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का, जो कि सिटीजन्स को अलाउ करता है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट बॉडीज से। तो हमारा क्वेश्चन था डेटा फिडुसियरी क्या है, तो वही एक कोई पर्सन, कंपनी या फिर एंटिटी जो हम पर्सनल डेटा को रखती है अपने पास, जिसको हैंडल कर रही है लॉफुली, फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली, जैसे ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया टू एडजुडिकेट और ऑन नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द बिल, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर। India has finalized its first structured contract to source liquefied petroleum gas (LPG) from which country? भारत ने किस देश से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्राप्त करने के लिए पहले संरक्षित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो भारत ने अपना फर्स्ट स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लिया, जिसके जरिए ये एलपीजी को इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स से। इससे पहले भी एलपीजी इंपोर्ट करता था यूनाइटेड स्टेट्स, पर वो स्पॉट मार्केट के जरिए होती थी। अच्छा, जो स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने 1 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए 2.2 मिलियन टन पर एनम की एलपीजी इंपोर्ट की जाएगी 2026 में। ठीक है। अच्छा, जो हमने पहले पढ़ा ना, स्पॉट मार्केट मतलब तुरंत कोई ऑर्डर गया और तुरंत आपने उसको बाय किया, वो मतलब पहले से कोई डील नहीं की, इतना हम करने वाले टारगेट, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भारत ये 2.2 मिलियन टन पर एनम एलपीजी बाय करेगा यूएस से 2026 में, ये हमारा जो टोटल इंपोर्ट है उसका 10% है। एलपीजी आप जानते हैं कुकिंग फ्यूल है, और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, कुवैत से हम बाय करते हैं। कतर सबसे बड़ा डोनर है, हमें 27% शेयर है इसका। भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। वेयर हैज इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड द मूद न्यूमा एयरबेस? भारत ने मूद न्यूमा एयरबेस कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख। भारत ने मूद न्यूमा एयरबेस को ऑपरेट कर दिया है ईस्टर्न लद्दाख में। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी चाइना के साथ, उससे काफ़ी करीब है ये। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह यहाँ पर लैंड हुए एयरबेस पर C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए, और 13,710 फीट के एल्टीट्यूड पर है ये। और ये 4th इस तरह का एयरबेस है जो लद्दाख में, इसके अलावा लेह में है, कारगिल में और थोइस में है। बाकी आपको पता है दौलत बेग ऑल दी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, ये लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरफील्ड है। हाउ लॉन्ग डिड द लॉन्गेस्ट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन लास्ट? अमेरिकी सरकार का सबसे लंबा शटडाउन कितने समय तक चला? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 43 डेज। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टॉप कैप बिल साइन किया है, जिसके जरिए जो लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन है यूएस हिस्ट्री का, वो अब एंड हो चुका है। 43 दिन तक चला। बिल को पास किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, और सीनेट ने भी अप्रूव कर दिया था। जो प्रीवियस लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन था, 35 दिन का। शटडाउन मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही बंद हो जाएगी, पूरा कुछ काम नहीं चलेगा, बल्कि जो नॉन एसेंशियल वर्क्स हैं उनके लिए स्पेंडिंग अप्रूव नहीं होती सीनेट द्वारा। जो यहाँ का लेजिस्लेचर है उसके द्वारा स्पेंडिंग अप्रूव नहीं होती, कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे जो नॉन एसेंशियल वर्क है। इसमें इवन सैलरी भी हो सकती है कि सैलरी भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से फिर बिल बनता है। Government shutdown occurs when the legislative branch does not pass essential budgetary or appropriation bills required to fund and authorize executive branch operations. It results in the cessation of some or all operations of a government. It is generally a feature in the presidential system. ये presidential system में इस तरह का feature होता है, जैसे हमारे यहाँ parliamentary system है, यहाँ पर इस तरह का feature नहीं है। Wholesale prices fell to a 27-month low and slipped back into deflation after 2 months of positive readings, declining to -1.21% इन अक्टूबर। थोक कीमतें 27 महीने के निचले स्तर पर आ गई और 2 महीने के सकारात्मक आंकड़ों के बाद पुनः अपस्फीति में चली गई, जो अक्टूबर में घटकर -1.21% रह गई।
तो होलसेल प्राइजेस 27 मंथ के निचले स्तर पर पहुंच गए और अक्टूबर में निगेटिव चलेगा -1.21% पर, जो कि फूड प्राइजेस में भी ड्रॉप देखने को मिला है, सॉफ्टवेयर फ्यूल मैन्युफैक्चर गुड प्राइस इन सब में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो पर पहुंची है 0.25% अक्टूबर में, और जो कोर इन्फ्लेशन है ये 3 मंथ लो स्तर पर पहुंच गई है 1.5% अक्टूबर में। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन ये 0.13% रही है प्रीवियस मंथ में, और 2.8% हुई थी एक साल पहले। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, बेस ईयर 2011-12 है। फूड इन्फ्लेशन ये भी निगेटिव रहा अक्टूबर में -5.04%। Which planet is the ultimate destination of the NASA's एस्केपेड स्पेसक्राफ्ट? नासा के एस्केपेड अंतरिक्ष यान का अंतिम गंतव्य कौन सा ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन है मार्स। तो नासा स्पेसक्राफ्ट जो कि मार्स के लिए डेस्टाइंड है, ठीक है, और इसको भेजा गया है। ये देखिएगा कि कैसे इसका मैग्नेटिक एनवायरनमेंट सन द्वारा इम्पैक्टेड है। तो नासा का स्केप एंड प्लाज्मा एक्सट्रेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन रॉकेट से, फ्लोरिडा से, और ये एक हेलियोफिजिक्स मिशन है जो ये रिवील करेगा कैसे मार्स एक डेजर्ट प्लेनेट बना और सोलर इरप्शंस किस तरह से मार्स के सर्विस को अफेक्ट करती हैं। तो ट्विन स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, इनके नाम है ब्लू एंड गोल्ड, इन्हें बनाया है रॉकेट लैब के द्वारा। It will investigate how a never-ending million-mile-per-hour stream of particles from the sun, known as the solar wind, has gradually stripped away much of the Martian atmosphere, causing the planet to cool and surface water to evaporate. What is the systematic observation impact bond? अव्यवस्थित, माफ कीजिएगा, व्यवस्थित अवलोकन प्रभाव बॉन्ड क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वर्ड्स फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड ऑन वेदर एंड क्लाइमेट डेटा। तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड जो कि वर्ल्ड के फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड है वेदर एंड क्लाइमेट डेटा से संबंधित, ये हाल ही में कंट्रीब्यूशन के लिए ओपन हो चुके हैं, यानी कि आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं कंट्रीज। इसे अनाउंस किया गया COP30 जो कि बेलेम ब्राज़ील में हुई है, और इसका मकसद है 200 मिलियन इन्वेस्टर तक कैपिटलाइज करना 2026 तक। बाकी फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू भी लॉन्च किया गया है COP30 बेलेम ब्राज़ील में एज अ 2030 क्लाइमेट सोल्यूशन अंडर मैराकेश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। Which sector is now the single largest recipient of AIF Alternative Investment Funds capital in India? भारत में कौन सा क्षेत्र AIF पूंजी का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? राइट आंसर ऑप्शन है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट सिंगल लार्जेस्ट रेसिपिएंट है AIF का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैपिटल का। भारत में 74,000 करोड़ रुपए इसने अट्रैक्ट किए हैं दिसंबर 2024 तक, जो कि हाईएस्ट है अमंग ऑल सेक्टर्स, ऐसा एनारॉक रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है। और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें फिजिकल ईयर 25 की, तो इन्होंने 75,067 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं इस सेक्टर में, रियल एस्टेट में, जो कि टोटल AIF इन्वेस्टमेंट का 17% है। AIF मतलब अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव्स में लिखा ही है, यानी कि आप जैसे स्टॉक डिबेंचर से अलग किसी अलग क्षेत्र में, जैसे किसी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे काफ़ी रिच पीपल हैं तो उनसे पैसा इकट्ठा किया गया, ठीक है, एक मनी पूल किया गया, ठीक है, फिर उस पूरे इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह पर लगाया गया, इन शेयर मार्केट इनसे अलावा किसी और में लगाया गया, फिर जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस तरह से। हालांकि रेगुलेट किया जाता है इसको SEBI द्वारा भारत में। What are the names of the two new specialized cadres approved by the Comptroller and Auditor General of India? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित दो नए विशेषीकृत संवर्गों के नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट का कैडर एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रूवल दे दी है, जिसके जरिए दो नए स्पेशलाइज्ड कैडर्स बनाए जाएंगे। पहला है सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट कैडर, दूसरा है सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर, ये ना 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल हो जाएंगे और लगभग 4,000 ऑडिट प्रोफेशनल्स इसमें मर्ज हो जाएंगे। What percentage of export duty on molasses has been removed by the government of India? भारत सरकार ने मोलासेस पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क हटा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 50%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट करें 2025-26 शुगर सीजन में, जो कि अक्टूबर से शुरू हो चुका है। साथ ही 50% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है मोलासेस पर, उसको भी रिमूव कर देंगे। मोलास क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है शुगर बीट और शुगर केन रिफाइनमेंट प्रोसेस में मोलास निकलता है,
ठीक है। इसी से आपकी हर प्रकार की जो वाइन वगैरह है वो भी मोलास से ही बनती है। काफ़ी डेंस होता है, विस्कस लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन कलर का, काफ़ी शुगर इसमें होती है। व्हाट इज डीजी बंदर? डीजी बंदर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंडिया नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर पोर्ट्स। तो डीजी बंदर जो कि इंडिया का नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क है, इसको इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लॉन्च किया गया है टू क्रिएट इंटरकनेक्टेड डेटा ड्रिवन एंड एआई इनेबल्ड पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी जो पोर्ट ऑपरेशंस होते हैं। रिवर वैली फीवर हैज रिसेंटली बीन confirmed in which two African countries? हाल ही में किन दो अफ्रीकी देशों में रिफ्ट वैली फीवर की पुष्टि हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मॉरिटानिया एंड सेनेगल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि रिफ्ट वैली फीवर आउटब्रेक हो चुका है मॉरिटानिया एंड सेनेगल में। जो रिफ्ट वैली फीवर है ये मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है जो कि लाइफ स्टॉक को प्राइमरली इफेक्ट करती है। हालांकि ह्यूमंस को भी ये इन्फेक्ट कर सकती है अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल या मॉस्किटो बाइट के कांटेक्ट में आता है तो। फेलोबोवायरस के कारण होती है ये, जो फिनोवायरडे फैमिली से बिलोंग करती है और एनिमल्स को इफेक्ट करती है, शीप, गोट्स, कैटल एंड कैमल्स। ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो सकता है अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में आता है इन्फेक्टेड एनिमल के। हालांकि पर्सन टू पर्सन फैलने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है इसका। इसका नाम कहाँ से आया? केन्या की रिफ्ट वैली से, जहाँ पर पहली बार ये वायरस रिकॉग्नाइज किया गया था अर्ली 1930s में। विश्व बाल दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, माई डे माई राइट्स। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये यूनिसेफ द्वारा मनाया जाता है और 20 नवंबर को हम इसे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1959, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, इनको अडॉप्ट किया गया था इस दिन यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। 2025 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का थीम है माई डे माई राइट्स। अच्छा, 20 नवंबर को ही इस बार वर्ल्ड फिलोसफी डे भी बन रहा है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। हालांकि ये नवंबर के थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है, तो अलग अलग डेट्स होती है अलग अलग ईयर के हिसाब से, पर इस बार ये 20 नवंबर को ही पड़ रहा है। फिलोसफी जो वर्ड है, फिलोसफिया एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया, जिसका मतलब लव ऑफ विजडम। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। Which state government has announced the United Kingdom, Ireland and Switzerland as the country partners for the upcoming Hornbill Festival 2025? किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को भागीदार देश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड। द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ये कंट्री पार्टनर्स रहने वाले हैं अपकमिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच किसामा, कोहिमा में मनाया जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है और हॉर्नबिल के नाम पर इसका रखा गया है, जो कि एक लार्ज कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब इन विच सिटी? केंद्र सरकार किस शहर में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अयोध्या। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब स्टैब्लिश कर रही है अयोध्या में, जो कि हमारे देश में इस तरह का 7वां सेंटर रहने वाला है। इसके अलावा जो 6 सेंटर हैं एनएसजी के, वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत और काउंटर टेररिज्म फोर्स है ये। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। पार्लियामेंट द्वारा इसको फॉर्मलाइज किया गया, इसकी स्थापना को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत। इसमें जो एनएसजी पर्सनल होते हैं उनको इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दोनों से रिक्रूट किया जाता है। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। डायरेक्टर जनरल है बी श्रीनिवासन। पन्ना डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर बीइंग द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस विच मिनरल? पन्ना जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो किस खनिज का उत्पादन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डायमंड। तो मध्य प्रदेश के जो पन्ना डायमंड्स हैं उन्हें अब उनकी यूनिक आइडेंटिटी प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन्हें भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गया है। इस तरह से इस जीआई टैग के साथ जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट का डायमंड है,
ये ओनली डायमंड है, जो डायमंड डिस्ट्रिक्ट, डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, और ग्लोबल मार्केट में ये अब जीआई टैग के तौर पर सर्टिफाइड रहने वाला है। अच्छा, और देखते हैं जीआई टैग। उत्तर प्रदेश से बात करें तो मथुरा जड़ी पोशाक और मेरठ बुगल, इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया है। जो जड़ी है, जड़ी अटायर, ये मथुरा में बनाई जाती है और लॉर्ड श्री कृष्णा से एसोसिएट है। जो बुगल है वो मेरठ में है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इसको बजाया जाता था। अब जीआई टैग्स में यूपी टॉप पर है, 79 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। और अगर इकलौता हम काशी रीजन की बात करें तो 32 जीआई टैग प्रोडक्ट केवल काशी रीजन से ही आते हैं। वेयर वॉज द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट हेल्ड? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को इनोग्रेट किया है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस समिट का पर्पस ये है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस, जो कि ऑर्गेनिक फार्मर लेट जी नमलवार द्वारा काफ़ी सक्सेसफुली की गई, ठीक है। तो उसको दिखाना है कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने 21 पीएम किसान इंस्टॉलमेंट भी रिलीज किया है 18,000 करोड़ रुपए की, 9 करोड़ फार्मर्स के खाते में। तमिलनाडु हमारे देश में तीसरे नंबर पर है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, स्पाइसेस प्रोडक्शन में 1.95% शेयर है इसका। फ्लोरिकल्चर में पहले नंबर पर है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। फ्रूट प्रोडक्शन में 6.5% शेयर है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में 4.862% इसका शेयर है। और प्लांटेशन प्रोडक्शन में 25.40% शेयर है तमिलनाडु का। विच कंपनी डिलीवर्ड द फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन टू इसरो? किस कंपनी ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गोदरेज एरोस्पेस। गोदरेज का जो एरोस्पेस बिजनेस है, इसने फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन इसरो के जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है इसे दिया है गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। ये इंजन कोर कंपोनेंट रहने वाला है LVM-3 लॉन्च व्हीकल का गगनयान के लिए। जो फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है गगनयान प्रोजेक्ट के तहत, ये नेक्स्ट ईयर होगी। और जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं वो 2027 में प्लान है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मी सेवा ऑन व्हाट्सएप? किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप पर मी सेवा लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने मी सेवा लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर, ताकि जो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज है उनको आसानी से एक्सेस कर पाएं। जो सिटीजन हैं, लगभग 40 डिपार्टमेंट्स की जो सेवाएं हैं वो व्हाट्सएप पर ही अब प्राप्त हो जाएंगी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 एट विच इंस्टीट्यूशन? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है CSIR IMMT भुवनेश्वर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 को लॉन्च किया है CSIR IMMT भुवनेश्वर में। कोहोर्ट कनेक्ट is said to become India's largest evidence-based study examining the genetic, lifestyle and environmental factors that influence disease pattern in Indian population। तो इंडियन पॉपुलेशन में किस तरह की डिजीज हो रही है, किस, मान लीजिए किसी एरिया में काफी डिजीज एक प्रकार की डिजीज का काफी प्रकोप है, तो किस तरह के जेनेटिक्स हैं वहाँ पर, किस तरह के लाइफ स्टाइल है, क्या इन्वायरमेंट फैक्टर है जो उस पर्टिकुलर एरिया में यही डिजीज काफी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में स्टडी किया जाएगा। Which city hosted the 10th Global Economic Summit, the 6th World Trade Expo and the WTCA Asia Pacific Conference? किस शहर ने 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, 6वें विश्व व्यापार एक्सपो और WTCA एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने मुंबई में 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, 6th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो एंड WTCA एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। इसमें लगभग 85 से ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, 600 इंडियन डेलीगेट्स, 150 इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स, 80 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका एंड अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। थीम रहा इसका एक्सलेटिंग ग्लोबल ट्रेड, फोस्टिंग पार्टनरशिप्स, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस।
Which state has launched plastic waste brand audit, a first of its kind exercise in India to control plastic pollution in the state? किस राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक तरह की एक्सरसाइज शुरू की है जहां पर राज्य में प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बोर्ड ने प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025 लॉन्च किया है 6 सिटीज में पंजाब की, जैसे मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला एंड बठिंडा में। ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। विच कंट्री लॉन्च द वॉक टू मार्स कैंपेन? किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई ने वॉक टू मार्स एक नेशन वाइड कैंपेन है और इसमें रेजिडेंट्स जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं उन्हें इनकरेज किया जा रहा है कि वो कलेक्टिवली यानी कि सब मिलकर 54 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करें, है ना। और ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026 होने वाला है, ठीक है। तो 100 दिन का समय है, इसमें आप 54 मिलियन किलोमीटर्स कलेक्टिवली कवर करें यानी कि सब लोग मिलकर। तो ये इनिशिएटिव जो है इसमें आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और सब लोगों को मिलकर इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये अर्थ से मार्स तक की डिस्टेंस है 54 मिलियन किलोमीटर्स। थीम है इस कैंपेन का एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस। हु हैज बीन सिलेक्टेड टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनने के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता को पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सिलेक्ट किया गया है गेल इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, और ये संदीप कुमार गुप्ता की जगह लेंगे। हेडक्वार्टर्स गेल इंडिया का न्यू दिल्ली में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तब स्थापना इसकी हुई थी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेशन रक्षिता इन केरला इज अ स्पेशल ड्राइव फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ होम। केरल में ऑपरेशन रक्षिता किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक विशेष अभियान है? राइट आंसर ऑप्शन ए है विमेन। तो ऑपरेशन रक्षिता ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि ट्रेन में महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर की जा सके, ठीक है। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक महिला को लात मार दिया था चलती ट्रेन से एक पियक्कड़ ने वर्कला में। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप हैज हाउ मेनी क्यूबिट्स? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप में कितने क्यूबिट हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 25। तो इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्र को 3 इनोवेशंस डेडिकेट किए हैं। पहला है QSIP जो कि इंडिया का ओन क्वांटम सिक्योरिटी चिप है। QSIP मतलब क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर। दूसरा है 25 क्यूबिट QPU, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट, तो इसमें क्यूबिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तीसरा है CAR-T सेल थेरेपी जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडियन कैंसर सेल थेरेपी है, इंडियन इनोवेटर्स द्वारा बनाया गया है। इनमें ही नेक्स्ट CAR-19 भी जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड CAR-T थेरेपी है, भारत में ही डेवलप किया गया है इम्यूनोस ACT के द्वारा। CAR-T का मतलब होता है सिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। नेक्स्ट CAR-19 इंडिया का फर्स्ट लिविंग ड्रग भी है। India's duty-free tariff preference DFTP scheme was launched in which year? Right answer option C है 2008। तो भारत की जो शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना है ये 2008 में शुरू की गई थी। क्यों ये क्वेश्चन आया गया है? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को एक तरह के क्रेडिट दिया है। भारत ने जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम चालू की हुई है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, ठीक है। तो स्कीम 2008 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भारत प्रेफरेंस देता है कि वो अपना जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स भारत में उसको ड्यूटी फ्री बनाया जा सके ताकि वहाँ पर भी ग्रोथ देखने के लिए मिले। और इस मामले में हम चाइना यूरोपियन यूनियन से भी आगे हैं। हु लॉन्च द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल? ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है पीयूष गोयल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल विल ओपन अ न्यू इनसाइट्स फॉर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, स्टार्टअप्स एंड MSMEs।
ठीक है, तो जो भी डेटा है ट्रेड से संबंधित वो केवल अब आपको इसी पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स को अलग अलग कंट्रीज के जो हैं। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशंस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, फाओ एंड डब्ल्यूएचओ। तो भारत को कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर द एशिया रीजन में रीइलेक्ट किया गया है 48th कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के दौरान, CSE 48 के दौरान, जो कि रोम पेरिस में हुआ है। और भारत का नेतृत्व जो FSSAI के CEO है रजित पनवानी, इनके द्वारा किया गया और 2027 तक भारत को रिइलेक्ट किया गया है। कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन की बात करें, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। ठीक है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए 189 मेंबर्स हैं इसमें। 188 तो कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर। नीतीश कुमार हैज टेकन ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर विच रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 10th टाइम। तो जनता दल यूनाइटेड चीफ नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर 10वीं बार शपथ ली है और 2 नवंबर 2005 से ये चीफ मिनिस्टर है बिहार के। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इन्हें अपने ऑफिस की शपथ दिलाई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA, इन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 2025 बिहार असेंबली पोल्स में 202 सीट्स जीती हैं आउट ऑफ 243 सीट्स। वहीं महागठबंधन ने केवल 35 सीट्स जीती हैं। 3/4 मेजोरिटी इस NDA अलायंस ने प्राप्त की है इस 243 मेंबर बिहार असेंबली में। NDA में ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीट जीती, जनता दल यूनाइटेड ने 85 जीती है, लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 जीती है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 5 जीती है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट्स जीती हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल RJD ने 25 सीट्स जीती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीट्स। बिहार में 67.13% वोटर टर्नआउट रहा है, हाईएस्ट है 1951 के बाद से। और जो विमेन वोटर्स हैं इनका परसेंटेज मेन वोटर्स से काफ़ी अधिक रहा है। तो विमेन वोटर्स की परसेंटेज रही है 71.6%, जबकि मेंस की रही है 62.8%। वेयर इज द वर्ल्ड टेलीविजन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, नवंबर 21। UN जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे घोषित किया हुआ है कि मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो थीम है ये है AITV द बिगनिंग और द एंड। ये जो थीम है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं मिला, पर बाकी वेबसाइट पर ये थीम दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने तब तक शायद डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप इसको अपनी साइट से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप ठीक है अपने हिसाब से इस थीम को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से यही थीम था अभी। Lund University, which topped the US World University Rankings for Sustainability 2026, is in which country? लुंड विश्वविद्यालय जो 2026 में स्थिरता के लिए QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष पर है, किस देश में है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, स्वीडन। लंदन बेस्ड QS क्वैकरेली साइमंड्स, इन्होंने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 को रिलीज किया है। और भारत की अगर हम बात करें 103 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में अपनी जगह बना पाई हैं और ये 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं किसी कंट्री द्वारा जो अचीव किया गया है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ किस देश से आई है इस रैंकिंग में, तो उस मामले में हम चौथे नंबर पर है। तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरीज में यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग किया गया है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, गवर्नेंस। इंडिकेटर्स भी रहे जैसे इन्वायरमेंटल रिसर्च, सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन, इक्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, नॉलेज एक्सचेंज, हेल्थ एंड वेलबींग। रैंकिंग में ये देखने को मिलता है कि UK, कनाडा, स्वीडन और US यहाँ के इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रहे हैं टॉप 15 में। लुंड यूनिवर्सिटी जो कि स्वीडन में है ये टॉप पोजीशन पर है। कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप 200 में अपनी जगह नहीं बना पाया है। IIT दिल्ली जो कि कंट्री का टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है इस रैंकिंग में, इसकी पोजीशन भी 205 है, जबकि लास्ट ईयर 171 पोजीशन पर था। IIT दिल्ली के बाद फिर IIT बॉम्बे आता है 235वें रैंक पर, फिर IIT खड़गपुर आता है 236वीं रैंक पर। अब 103 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने जगह बनाई है भारत की ओर से इस लिस्ट में,
उनमें से 32 ने तो अपनी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट किया है और 15 की वही सेम रैंक है और 30 ड्रॉप हो चुकी है, रैंक ड्रॉप हो चुकी है। What are the names of the mascots for खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के शुभंकरों के नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है खम्मा एंड गनी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का ऑफिशियल लोगो, मास्कोट, टॉर्च, जर्सी एंड एंथम को लॉन्च किया है। इन गेम्स का मास्कोट रहने वाले हैं खम्मा एंड गनी, जो कि स्टेट के ऑफिशियल एनिमल कैमल से इंस्पायर है और ट्रेडिशनल ग्रीटिंग में यहाँ पर खम्मा गनी बोलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में होंगे राजस्थान की 7 सिटीज में, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में। पहली बार है जब राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट कर रहा है। इन विच सिटी वॉज द वाटरशेड महोत्सव इनोग्रेटेड? वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गुंटूर। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने गुंटूर आंध्र प्रदेश में वाटरशेड महोत्सव को इनोग्रेट किया है। इस इवेंट को नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर होस्ट किया है। वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत आता है, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। Which company has begun operations at India's largest green hydrogen manufacturing plant in विजयनगर, कर्नाटका? किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन विनिर्माण संयंत्र में परिचालन शुरू कर दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड ने जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि लार्जेस्ट है इंडिया का, इसमें ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम ट्रांच 1 के तहत आता है, जो गवर्नमेंट का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत, और विजयनगर कर्नाटक में है। और ग्रीन हाइड्रोजन डायरेक्टली सप्लाई करेगा जो JSW है, इसका जो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट है यहाँ पर 3800 टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन ये सप्लाई करने वाला है। हु इनोवेटेड द गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल इन आसाम? असम में गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने एक रेवेन्यू टर्मिनल को इनोग्रेट किया है, जो कि अपनी तरह का भारत में पहली टर्मिनल है ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी में। इसका नाम है गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल एंड जेटी, और आसाम में इसको इनोग्रेट किया गया है। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ऑब्जर्वेटरी लॉन्च है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम है। Which organization has been recognized by the RBI as self-regulatory organization for payment system operators? RBI ने किस संगठन को भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। तो जो सेल्फ रेगुलेटेड PSO एसोसिएशन है, ये अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर पाएगी, कंप्लायंस नॉर्म्स सेट कर पाएगी, और जो डिस्प्यूट होता है मेंबर्स के बीच में उन्हें भी सोल्व कर पाएगी। इसमें फोन पे, रेजर पे, बिल टैक्स, ये सब कंपनीज इसके मेंबर हैं। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की जो RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया था अक्टूबर 2020 में, किया था ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ SROs फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, ये मार्च 2024 में RBI ने इशू किया था। इसी के तहत ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, ये रिकॉग्नाइज किया गया है। Which international body has elected शैलेश चंद्र as its president? किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने शैलेश चंद्र को अपना अध्यक्ष चुना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने शैलेश चंद्र, जो कि प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, इन्हें अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर सोन बोसेला को सक्सीड कर रहे हैं। चंद्र पहले इंडियन बने हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर के हेड बने हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। 36 मेंबर हैं इसमें। पावर एक्सचेंज इंडिया ने अनाउंस किया कि विवेक सिंगला इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं।
व्हाट इज द नेम ऑफ बीएसएफ फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट? बीएसएफ की पहली महिला ड्रोन इकाई का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्होंने फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन यूनिट लॉन्च की जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। और इनकी जो इनिशिएटिव है ये स्कूल ऑफ ड्रोन वारफेयर बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में लॉन्च किया गया है। The Durga drone squadron is being trained in advanced drone operations, including surveillance, intelligence gathering, reconnaissance, and counter drone measures. बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी हैं। Which Indian company has joined the task force on nature-related financial disclosures as an adopter? कौन सी भारतीय कंपनी प्रकृति संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स में एक एडॉप्टर के रूप में शामिल हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी है, इन्होंने टास्क फोर्स ऑन नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स टीएनएफडी को ज्वाइन किया है एज एन एडॉप्टर। जो टीएनएफडी एक साइंस बेस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव है और इसकी स्थापना कई ऑर्गेनाइजेशंस ने की है जैसे यूएनईपीएफआई और यूएनडीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्लोबल कैनोपी। विच इंडियन कंपनी साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद रेडरिएट स्टेनरसन एएस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 केमिकल टैंकर्स? किस भारतीय कंपनी ने 6 रासायनिक टैंकरों के निर्माण के लिए रेडरिएट स्टेनरसन एएस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूरोपियन शिप ओनर एंड ऑपरेटर रेडरिएट स्टेनरसन एएस के साथ, जिसके तहत 6 आईएमओ टाइप केमिकल टैंकर्स बनाए जाएंगे। द वेसल विल बी बिल्ट एट एसटीएचआई's फैसिलिटी इन पीपावाव, गुजरात में बनेगी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड नीति आयोग टैक्स पॉलिसी चेयरपर्सन पुष्पिंदर एस पुनिया टू इट्स एडवाइजरी बोर्ड? किस संगठन ने नीति आयोग कर नीति के अध्यक्ष पुष्पिंदर एस पुनिया को अपने सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन। तो ब्लू ओशन कॉर्पोरेशन जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 सप्लाई चेन कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग फर्म है, लंदन में हेडक्वार्टर्स है, इन्होंने पुष्पिंदर एस पुनिया जो कि चेयरपर्सन है नीति आयोग के कंसल्टिंग ग्रुप ऑन टैक्स पॉलिसी के, इन्हें अपने एडवाइजरी बोर्ड में जो है शामिल किया है। GSH India Private Limited has signed an MOU with which institution to collaborate across facility management, IoT, sustainability and smart building systems? GSH India Private Limited ने सुविधा प्रबंधन, IoT, स्थिरता और स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम में सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIIT मणिपुर। GSH India Private Limited जो कि इंडियन सब्सिडरी है यूएस बेस्ड एनर्जी फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी GSH ग्रुप यूके की, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है IIIT मणिपुर के साथ टू कोलैबोरेट अक्रॉस फैमिली मैनेजमेंट, IoT, सस्टेनेबिलिटी एंड स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम्स। तो पार्टनरशिप, जॉइंट रिसर्च, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं इंडस्ट्री एकेडमिक गैप से संबंधित, उन पर फोकस रहेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट विद नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड फॉर डेवलपिंग मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम सोल्यूशन? किस संगठन ने मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम समाधान विकसित करने के लिए नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है सी डॉट। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है नाम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम सोल्यूशन को जॉइंटली डेवलप करेंगे। अंडर सी डॉट्स MCX अलायंस, सी डॉट अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज कर चुका है, खास करके स्टार्टअप्स के साथ, ताकि MCX यानी कि मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्री में डेवलप किया जा सके। विच बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ एस कृष्णन एज इट्स पार्ट टाइम चेयरमैन? किस बैंक ने एस कृष्णन को अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है JNK बैंक। JNK बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है कि एस कृष्णन को आप पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त कर सकते हैं। कृष्णन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह चुके हैं श्रीनगर हेडक्वार्टर पर इस बैंक के, और MD एंड CEO रह चुके हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के, MD एंड CEO रह चुके हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। सैमको एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने सैमको स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया जो कि इंडिया का फर्स्ट मोमेंटम बेस्ड स्मॉल कैप फंड है। व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जुलाई टू सितंबर पीरियड ऑफ क्वार्टर सेकंड ऑफ फाइनेंशियल 26? जुलाई से सितंबर अवधि सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल 26 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5.2%।
इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है, ये 5.2% रही है जुलाई सितंबर पीरियड के बीच में। और अगर हम एक क्वार्टर पहले की बात करें तो 5.4% थी। तो जॉबलेस रोल जो रेट है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है रूरल एरियाज में 4.4% रहा है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 4.8% था। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.9% है, जबकि एक क्वार्टर पहले 6.8% था। मेल एंड फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 5.2% रहा है दोनों ही के लिए जुलाई सितंबर पीरियड में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 5.4% था। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तराखंड में देखने को मिला है 8.9% का, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरल में। तो ये जो फिगर्स हैं ये करंट वीकली स्टेटस के आधार पर लिए गए हैं इसमें, और जो इंडिविजुअल्स हैं जिसकी 15 उससे की एज है, ठीक है, जो भी अनएम्प्लॉयड है और वर्क ढूंढ रहा है, ठीक है, तो उनको शामिल किया गया है इस सर्वे में। साथ ही में टेलीग्राम पर जो ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।